Okay, today Madhumana Salila Rasulil Kareem, Amabad Farthamillah, and Shaitan Bismillah Rahman Rahim, Rabbi Shrah Sadri, Vayasali, Amri, Washlu, Sani, Yakawi, Amin, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope all of you are doing well and great at your own time and place. As a nation, we are going through with a very critical moment. Like we are having and facing the war, which is India war against Pakistan. और उसी सिलसिले में हमारी कम्युनिटी सर्विस का एक छोटा सा जो एक हम अपने तौर पे एक स्टेप ले सकते हैं, वो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनका माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। किसी भी तरह की ऐसी चीज जो कि उनको किसी भी तरह से वीकन करती है, उसमें उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द वेरी रीजन एक कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी के काम आती है। और कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी का मकसद ही ये होता है कि हम अपने लोगों को, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक निभाएं कि हम एज ए उम्मा, एज ए होल जो है वो खड़े हो सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, और किसी भी ऐसी चीज से हम डगमगाएं नहीं। And things are, so abrupt everywhere. We have sisters here who are from Kashmir as well. I would love, Mariam, you to also, give your, reflections over it. Okay. So with that, inshallah, let's see. I think we have our guest with us. Give me a moment. Yes. So Sulman Bhai is there with us. Let me. Sulman Bhai, you can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you, Sulman Bhai? And how's everything for today? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो काफ़ी अच्छा दिन गया है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की है। अच्छा, एक मिनट आइए। अभी ठीक है? Yes, alhamdulillah. It's better than it. आई होप आई एम नॉट टू मच लेट। आई एम सॉरी, मैं असल में ऑफिस में था, वहाँ से फिर आते आते टाइम लग गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी DGISPR की, तो वो देखना ज़रूरी थी क्योंकि उस पर कुछ डिटेल्स आज उन्होंने शेयर की हैं। और अ, मैं इस पे जो है वो स्टार्ट करता हूँ आज की जो गुफ्तगू है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आज अब पहले तो अगर कोई मुझे बता सके, सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा अपने उस पे से, कि किन किन लोगों ने अभी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखी है। किसी ने भी नहीं देखी? अच्छा, देखिए ना, ये कल मैंने समझाया था कि वॉर टाइम के अंदर जो आपका सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स आपके लिए हो सकता है, दैट इज़ योर ओन सच चैनल्स और एलिमेंट्स। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं आपको, कि उन्होंने जो 5 जहाज़ गिराए हैं हमने, वो उसके एविडेंसेस दिए हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ फौज नहीं बैठी, यानी फौजी नहीं बैठे हुए थे, बल्कि उसके अंदर जो है वो भी थे, एयरफोर्स के लोग भी थे और नेवी के भी थे। और तीनों ने अपनी अपनी ब्रीफिंग जो है वो अपने अपने हिसाब से दी। स्पेशली एयरफोर्स वालों ने, उन्होंने बताया कि उस दिन जो डॉग फाइट हुई है वो कैसे हुई है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। सबसे पहली बात तो ये कि जो डॉग फाइट थी उसके अंदर उन्होंने बताया कि, और ये मैं कल भी बता चुका हूँ कि CNN ने भी इस पे बात की है, राइटर्स ने भी बात की है, और फिर TRT का भी इस पे एक पूरा आर्टिकल, और अब इसके ऊपर बात होना शुरू हो गया। आज इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है पूरे मीडिया और सोशल, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट थी। डॉग फाइट कहते हैं जो दो जहाज़ों के दरमियान, यानी जो एयर बैटल होती है। तो सबसे बड़ी डॉग फाइट थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इमेजिन। और उसके बाद जो है वो उसमें उन्होंने ये बताया कि 100 के करीब जहाज़ों ने इसमें तकरीबन हिस्सा लिया। 70 इंडियन जहाज़ थे, 40 हमारे जहाज़ थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसमें उनके 5 जहाज़ मारे। मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि 6 जहाज़ हैं।
लेकिन चूंकि ऑफिशियल जो हमारे पास एविडेंस है वो 5 का, तो इसलिए हम 5 क्लेम कर रहे हैं। तो 5 या 6 आप कह लें जहाज़ हमने उनके गिराए। और उसके बाद हमारा अल्लाह का शुक्र है एक भी जहाज़ नहीं गिरा। आप लोगों ने कल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन मीडिया का हिस्टेरिया भी देखा होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो क्यों था और किस लिए था, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। बल्कि अभी भी इस वक्त भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं एक ऐसा एलिमेंट चल रहा है, और शायद सियालकोट के सेक्टर के ऊपर कुछ शुरू भी हो गया है। लेकिन वैसे भी जो अभी भी जो चल रहा है उसके मुताबिक भी कश्मीर के महाज के ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ज़रा वो ऐसी चीज़ है जो कि आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बताई जा सकती। और उसमें दूसरी जो अहम बात आप लोगों ने देखी होगी वो ये देखी होगी कि उसमें जो हाफिज अब्दुल रऊफ हैं, जो कि पीएमएमएल के लीडर हैं, जिन्होंने मुरीद के अंदर नमाज नमाज जनाजा जो थी शोहदा की वो लीड की थी, उसको इंडियन मीडिया और इवन इंटरनेशनल मीडिया पे वो जो जल्दा हकीमी है, उन लोगों ने मिलकर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि ये हाफिज मसूद अजहर साहब के कोई भाई हैं और वगैरह वगैरह। मतलब उनको उनका पता ही नहीं है कि वो कौन है क्या है, और बस वो बोले जा रहे थे। तो उनको उन्होंने clear off कि this is a very significant change in the strategy and policy of your country, your state and also your establishment। इससे पहले पीएमएमएल जो पीएमएमएल और उसके बैकग्राउंड को जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत अरसे से इनके ऊपर बहुत बड़ी क्लैम्प डाउन थी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका की वजह से, नाटो की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से। और मैं अक्सर कहा करता था कि अगर कोई देखना चाहता है कि कौन किसके नज़रों के आगे जो है वो अमेरिका की नज़रों में कौन सबसे ज़्यादा खटकता है या इंडिया की नज़रों में कौन सबसे ज़्यादा खटकता है, तो कोई एक्सवाइजी पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनके नाम से आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक एक बात भी नहीं लिख सकते। तो असल जो है दुश्मनों की आंखों में ये लोग खटकते हैं। तो उनको उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ ये कि डिफेंड किया, बल्कि उनको बताया कि ही इज़ नॉट अ टेररिस्ट। और ये सिग्निफिकेंट एक चेंज जो है पॉलिसी के अंदर वो आपको नज़र आती है आपकी रियासत के अंदर। तो अल्लाह करे ये इसी तरीके से रहे इंशाल्लाह। दूसरा जो इसके अंदर बात आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने ऑडियोज चलाई हैं इंडियन जो एयरफोर्स के लोग जो स्क्रैम्बल कर रहे थे और फिर पैनिक के अंदर वापस भाग रहे थे, उनकी ऑडियोज जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो चलाई गई हैं। सो एविडेंस आफ्टर एविडेंस जो है वो आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर था, एंड इट वाज अ फिनोमिनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड मोर सो जो इसमें शुरू में अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा हो तो उसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इंडिया ने ना सिर्फ है कि सिविलियंस को मारा है, बल्कि उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और वाटर रिजर्वायर्स को भी उन्होंने हिट किया है, जो कि यूएन के चार्टर और जेनेवा कन्वेंशन के मामलात के तहत एक वॉर क्राइम के अंदर आता है। और ये इसलिए ये क्यों पाकिस्तान कर रहा है, अब इसको मैं समझाता हूँ। ये पाकिस्तान इसलिए कर रहा है, और आप लोग देख रहे होंगे कि रोज़ाना हम अपने नुकसानात की इतलात बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे कितने सिविलियन शहीद हो गए, हम बता रहे हैं कि हमारे कितने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उन्होंने हिट किया है। ये इसलिए है ताकि पाकिस्तान एक केस इस्टेब्लिश कर सके, सो दैट व्हेन वी रिस्पॉन्ड टू इंडियन एग्रेशन, और जब हम उनको हिट बैक करें इंशाल्लाह, तो उस वक़्त जो है वो दुनिया ये ना कह सके जी कि आपके पास कोई वजह नहीं थी, कोई रैशनल नहीं था उनको हिट बैक करने का। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सो दैट आप लोग समझ सकें कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव क्या कहते हैं इश्यूज हैं वो क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। सो ये एक प्रीमाइस था, और आज की जो डीजीपी एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड वॉच इट्स रिकॉर्डिंग एंड टेक पॉइंट्स फ्रॉम इट, एंड यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को आज डिलीवर किया। एंड देन कंपेयर इट विद द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज दैट हैड बीन कैरिड आउट बाय द इंडियन साइड, एंड यू विल स्टार्ट फ्रैंकली यू विल स्टार्ट लाफिंग कि किस तरीके से मामला चल रहे हैं। और उससे भी बढ़कर जो मैंने पहले कहा कि एक जो चीज़ आप लोगों ने रात को देखी होगी कि इंडियन मीडिया हिस्टेरिया जो था वो इस कदर ज़्यादा था कि जीडी बख्शी, जो कि बहुत मशहूर, उनके वो जो नहीं है मूछों मूछों बड़ी बड़ी मूछों वाले एक साहब, जनरल साहब रिटायर्ड आते हैं, चीख रहे होते हैं हर वक्त, उनके बारे में मीम्स भी बड़ी बनती हैं, उनको भी कल कहना पड़ गया कि यार बस बहुत हो गई, ये बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, इतना भी नहीं करना चाहिए।
तो रात को उन्होंने अपने मीडिया के अंदर लाहौर भी कैप्चर कर लिया। आप में से अभी फसीहा लाहौर के अंदर बैठी हुई है, तो आई होप के आसपास के इंडियन फौजी फिर रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं इस्लामाबाद में था, तो मैं सुबह फजर में उठा तो मुझे पता चला जी कि रात को तो इस्लामाबाद जो है वो कॉन्कर हो चुका है। और उसके अलावा मैंने पढ़ा जी कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ कू हो चुका है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर मुझे पता चला कि बलूचिस्तान के अंदर भी बलोचों ने जो अटैक कर दिया और वहाँ से फौज भाग गई है। और उसके बाद जो है फिर मुझे पता चला कि कोई धमाके हुए हैं पेशावर के अंदर भी, वहाँ पे भी जो है मामलात ख़राब हो गए हैं। और एक के बाद एक चैनल ने, और ना सिर्फ ये कि उनके नॉर्मल चैनल जो कि प्रो बीजेपी हैं, बल्कि प्रो कांग्रेस जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने बरका दत्त को आप जाके पढ़ें। एंड उसने तो ये लिखा जी कि पाकिस्तान के F-16 त्यारे, J-10 त्यारे और पता नहीं कौन कौन से त्यारे गिर गए और हमने पता नहीं कितने पायलट पकड़ लिए पाकिस्तान के। सो जी, वो तो आर्मी चीफ भी ने तो कहा था कि हमने तो आर्मी चीफ जो है उनको भी अरेस्ट हो गए हैं, और आर्मी चीफ हमारे अरेस्ट हो प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए। कैबिन में हैं, टाइटैनिक डूब गई है, खट्टों पे तो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी। एक्चुअली सुबह फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन कुछ इंटेलिजेंशिया के लोग हैं, इंटेलिजेंशिया मीन एकेडमिक्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने फिर लिखा, उन्होंने कहा यार फॉर द फर्स्ट टाइम हम अपनी ट्वीटें डिलीट कर रहे हैं। अपने मीडिया के ऊपर एतबार करके जो हमने ट्वीटें की थी, हमें वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है वो डिलीट करनी पड़ी हैं। और यानी इस कदर एम्बेरसमेंट कि आप पहले डॉग फाइट, जो दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट है, उसके अंदर अपने 5 से 6 जहाज गिरवा के गए। उसके बाद आप मीडिया के महाज के ऊपर आपको इस वक्त इतनी हजीमत का सामना है। हाँ, एक और चीज़, इंडिया ने कल एक्स को, जो ट्विटर है, एक्स को लिखा कि भाई आप 8,000 अकाउंट्स वो विदहेल्ड कर लें इंडिया के अंदर। यानी इस कदर डर। और अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी ना पिछले 2-3 सालों में जी कि हमने ट्विटर बंद किया हुआ है, ट्विटर बंद किया हुआ है। और इमेजिन कि हम लोगों ने ट्विटर खोल दिए इस मौके के ऊपर, और इंडिया ने 8,000 अकाउंट्स फोर्सफुली बंद करवाने की बात की है उधर से एक्स वालों से। एंड सो मच सो कि अपने ही बहुत सारे मीडिया हाउसेस के और लोगों के उन्होंने अकाउंट्स जो हैं वो विदहेल्ड कर दिए और बंद करवा दिए हैं। इवन यूट्यूब से भी उन्होंने बात की है अभी। वो प्रवीण स्वानी है, उनकी वीडियोस को उन्होंने जो है वहाँ पे ब्लॉक करवाया। सो दिस, अच्छा उन्होंने ये क्यों किया? उन्होंने ये इसलिए किया ताकि इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस जो है वो हमारे लोगों तक बंद हो जाए और लोगों की बात को वो ना सुन सके। और वो जो वॉर हिस्टेरिया वो क्रिएट करना चाह रहे थे अपने मीडिया के थ्रू, जो वो सारी रात कल करते रहे हैं, उसके जरिए अपने लोगों को ये समझा सकें जी कि हमने बड़ा मार्का मार लिया, हमने पाकिस्तान की तबाही फेर दी है, पाकिस्तान को तख्तो तराज कर दिया, अल्लाह माफ़ करे। कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा जी कि उड़ा के रख दी हमने पोर्ट कासिम एंड ऑल। मैंने कराची कॉल की, इट वाज लेट नाइट, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, तो वो बिल्कुल पोर्ट के थोड़ा सा दूर ही रहता है। तो कहता है यार मैं तो अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैं पोर्ट से आया हूँ। तो मैनू तो नहीं कुछ नजर आया था, पता नहीं ये कौन सी मतलब दुनिया के अंदर से ये बातें आ रही हैं। खैर, सो ये सारा इसलिए किया गया कि अपनी ह्यूमिलिएशन को, ये जो यक के बाद दीगरे उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, उसको वो किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकें, उसको छुपा सकें। अब ये उन्होंने क्यों किया? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो ये जो है ना बड़े बड़े नुकसान जो आर्मी के हाथों उनके हुए हैं, राइट। एक उनके कुछ और नुकसान हुए हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या DJI SPR उसको डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते, वो हैं। और वो क्या है? अब मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, जब से पहलगाम हुआ है। पहलगाम के फ़ौरन बाद जब इंडिया ने वॉर हिस्टेरिया शुरू किया और कहा कि हम पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे, पाकिस्तान को के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो 71 के करीब TTP के जो टेररिस्ट हैं उनको उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करने को कहा, और वो लोग आए। और वो 71 के 71 पाकिस्तान ने उसी रात न्यूट्रलाइज, ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इतना बड़ा कॉन्टिजेंट, जिसको तश्कील कहते हैं उनकी ज़बान के अंदर, वो तश्कील पाकिस्तान ने एक ही हल्ले में उड़ा कर रख दी। और जस्ट आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 20 के करीब उसमें से ऐसे टेररिस्ट थे जिनका हदफ ये दिया गया था कि उन्होंने मुरीद के ऊपर जाकर रेड करना था। तो अल्लाह ताला ने तो वो हमारी मदद की और हमने अपनी बर वक्त इंटेलिजेंस के थ्रू उनको न्यूट्रलाइज किया। उसकी अगर आप तस्वीरें जाके देखें तो एक बहुत ह्यूज कैशे ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स जो है वो उसके अंदर से हमने फिर रिकवर किया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली चीज़ थी। दूसरा, पाकिस्तान ने क्या किया? बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था, जो कि BLA का एक कमांडर था, उसको और उसके कुछ साथियों को उसके अगले दिन पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बहुत कम लोग, क्योंकि शोर बहुत है ना, तो आप लोगों ने शायद ये खबरें नहीं पढ़ी होंगी। तो ये दूसरा नेटवर्क था जिसका काम बेसिकली ये था कि उसने जो है वो
करना था, अटैक करना था फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, उसने ये कार्रवाइयाँ करनी थी। थर्ड जो है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क था जिसको पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर डीजीएसपी ने ऑलमोस्ट पहली मेरे ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जेहलम का एक नेटवर्क था। उनको जो सारी मिली हजीमत, फिर जो उनको दूसरी हजीमत मिली, वो फिर आप लोग सबको पता है वो जहाज़ों वाली मिली। उसके बाद तीसरी हजीमत जो उनको मिली है, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें मैं बात बताऊं, जो हजीमत उनको जहाज़ों वाली मिली है, इट इज़ मोर ऑफ अ ह्यूमिलेशन फॉर देम बिकॉज Rafales are being considered as one of the most sophisticated jets, fighter jets around the world. जितना भी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर राफेल्स एक बहुत ऊंचे मकाम के ऊपर है। सो उसका गिरना फॉर द फर्स्ट टाइम, जमीन बोस होना, ये वेस्टर्न जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है, जिसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा। और J-10C जो कि अभी बिल्कुल न्यू है, जो कि बैटल हार्डन नहीं है, जो बैटल टेस्टेड नहीं था, उसका पहला किल ही वेस्टर्न जो सबसे बड़े बड़े जहाज हैं, जो बड़े टॉप के जहाज हैं, उनमें से एक जहाज को किल उसकी मिल गई है। सो दिस इज ह्यूज, और इसके रिपरकशंस क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये दूसरी बड़ी हजीमत, यानी पहली वो इंटेलिजेंस के एंड के ऊपर उनकी हजीमत हुई, दूसरी उनकी डॉग फाइट के अंदर हजीमत हुई, और फिर तीसरी जो टेक्नोलॉजी, यानी अगर कोई कहे ना कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो तीसरी टेक्नोलॉजी, इजरायली टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की, वो उनके पास हुई। और कल से 77 बिल्कुल जो इन्होंने सवाल किया है, शहरजैदी ने, सहरजैदी साहबा ने, सॉरी, उन्होंने बिल्कुल 77 ड्रोन्स उनके हमने इस वक्त जो है वो सॉफ्ट और हार्ड किल के थ्रू गिरा दिए हैं। आज आपके पास वीडियोज आ रही होंगी जिसके अंदर रेंजर्स और लॉरिये जो हैं वो बर्की के ऊपर खड़े होके तो अपनी राइफलों से वो ड्रोन्स को जो है वो हिट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। सो दे केम टू find out the data about our air defense, and what they found out was people of Lahore shooting them down with their own rifles. So this is something which is happening with India. और ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी जब मैं घर आ रहा था रास्ते में, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी सादा से। उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो होता है वो ये होता है कि दुनिया में जब इतनी बड़ी कन्वेंशनल फोर्स हो, इस वक्त आपको शायद मैं आपको एक छोटी सी कंपोजिशन बताता हूँ। 6 लाख के करीब पाकिस्तान की एक्टिव फोर्स है, एक्टिव फोर्स। उस 6 लाख के अंदर आप एयरफोर्स के और नेवी के अगर इकट्ठे कर लें तो तकरीबन 7 से 8 लाख आपके एक्टिव फोर्स बनती है। 7 से 8 लाख फोर्स में से जो कॉम्बेटेंट फोर्स है, कॉम्बेट फोर्स होती है जो कि एक्टिवली बॉर्डर्स पे और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एलिमेंट्स के साथ होती है। बाकी सर्विसेज की फोर्स होती है, सर्विस मीन के जो उनके बैकएंड के लोग होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, इंजीनियरिंग कोर के, मेडिकल कोर के, वो लोग, वो जब जंग बिल्कुल छिड़ जाती है उसमें वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सिर्फ एक्टिव फोर्स जो आपकी वो 3 से 3.5 लाख लोग हैं। उसके मुकाबले में इंडिया की टोटल आर्मी जो है, जो एक्टिव फोर्स है, वो 14 लाख के करीब है, डबल ऑफ योर फोर्सेस। और फिर अगर आप मशीनरी के एतबार से भी देखें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डबल। सो दुनिया में कन्वेंशनल फोर्स के एतबार से ये एक एलिमेंट है कि जिसके पास भी इतनी बड़ी ताकत होगी, टेक्नोलॉजी होगी, यानी जिसके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी है, इजरायली टेक्नोलॉजी भी है, रशियन टेक्नोलॉजी भी है, और वो फिर उसके पास 14 लाख के करीब एक्टिव फोर्स भी है। चलो इसमें से कॉम्बैट्स का अगर हम कर लें तो मेरा ख्याल है 7-8 लाख कॉम्बैट्स होंगे, जितनी टोटल आपकी फौज है उतने उनके कॉम्बैट्स हैं। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क अलग से है उनके पास बहुत बड़ा। यानी इतनी बड़ी फौज है कि उसमें से, उस 14 लाख फौज में से, पूरी 14 लाख फौज में से उन्होंने 7 लाख सिक्योरिटी के पर्सनल्स उठा के बिठाए हुए हैं कश्मीर के अंदर। सो ये एक एलिमेंट जो है वो आप सब मद्देनजर जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वॉर स्ट्रेटजी होती है ना, कि आपने किसी को उठा के पटखना है, वो उसमें इंडिया कितने बुरे तरीके से फंस के गिरा है इसके अंदर, कि पूरी दुनिया के अंदर हजीमत है उसके लिए कि यार तुम्हें तो हमने टेक्नोलॉजी भी दी थी, तुम्हें अपने हमें अपने जहाज भी दिए थे, ड्रोन्स भी दिए थे, एंड यू कुडंट इवन स्क्रैच अ सिंगल थिंग ऑन और इन्फ्लिक्ट अ सिंगल पेन ऑन पाकिस्तान मिलिट्री। किया ज़्यादा से ज़्यादा तुमने ये कि मस्जिदों को तुमने मिसाइल मार दिए हैं, और कुछ बच्चों को और औरतों को और बूढ़ों को तुमने शहीद कर दिया। दैट इज़ व्हाट दे हैव गेन्ड सो फar। 33 जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, सारे के सारे सिविलियंस। और एक भी फौजी अभी तक हमारा शहीद नहीं हुआ। नाउ कल मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के अंदर तकरीबन 50 के करीब जो इंडियन फौजी हैं, ये मैं आपको बिल्कुल ऑन अथॉरिटी बता रहा हूँ, उनको नामालूम अफराद ने जो है वो वहाँ पे किल किया है।
और आज सुबह से 11 बजे से एक फाइट चल रही है कश्मीर के अंदर बारामूला में। और तकरीबन 37 के करीब इंडियन फौजी अभी तक, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था उस साइट के ऊपर, और 37 के करीब काउंट है जो कि अपेरेंट है, उसके अलावा कितने वो लगे। सो किसी ने आज ना वो की हुई थी, एक बड़ी अच्छी स्टेटस डाला हुआ था कि जो फ्रांस है वो अपने जहाज गिन रहा है, इसराइल अपने ड्रोन गिन रहा है, इंडिया अपने फौजी गिन रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो दिस इज समथिंग कि इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन वॉर स्ट्रेटेजी के अंदर, इतने छोटे मुल्क जिसकी इकोनॉमी भी कोई आपसे मतलब ये नहीं इतनी ज़्यादा ना हो, एंड यू हैव ह्यूमिलिएटेड योर सेल्फ एट ऑल फ्रंट्स, एंड देन मीडिया एज वेल, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने आपको आगे बता दिया। सो दिस इज द प्रियम्बल विच आई वांटेड टू गिव टुडे, और मैं चाहता था कि आप लोगों के सामने मैं रखूं। दिस इज नॉट ओनली मोटिवेशनल फॉर अस, बट इट इज ऑल्सो समथिंग which is imperative and important to understand कि why in times of war you need not only to go through all those points जो कि मैंने कल आपको बताए थे, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि उन लोगों को आप फॉलो करें जो कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो सही बता सकते हैं, बल्कि आप अपने दुश्मन की हजीमत के ऊपर ज़रूर नज़र रखा करें। तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपका दुश्मन इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने ना दुश्मन भी बड़ा अल्लाह माफ़ करे कमीना दिया है और फजूल दिया है। मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, दायरा है, कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन कमीना वो बहरहाल है। और जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म की बात, जिस किस्म की गुफ्तगू वो लोग करते हैं, हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है। मैं देख रहा था कि एक मेरे दोस्त हैं मुजम्मिल, जिनके साथ मेरे 2-3 पॉडकास्ट भी हैं। वो हैं बड़े पीटीआई के हामी, लेकिन वो जब रियासत की बात आती है तो रियासत के लिए खड़े होते हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने एक ट्वीट की हुई आज, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मीडिया के बंदे हैं और बहुत मशहूर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं चूंकि आई एम एक्सपोज टू द साइकोपैथिक बिहेवियर ऑफ इंडियंस, नॉट इंडियन मिलिट्री, इंडियंस, एंड आई अंडरस्टैंड कि किस किस्म की ये कौम है। सो आई थैंक टू अल्लाह कि आई वॉज बॉर्न ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉर्डर। सो ये आप सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोग जिस जगह पे पैदा हुए हैं उसमें एक हिस्टेरिया भी हमें भी मौजूद है, कुछ फ्रेंजीज हमें भी मौजूद हैं, इंटॉलरेंस हमें भी मौजूद हैं, फ्लॉज हमारे अंदर भी है, लेकिन इतनी क्रिंज मेंटेलिटी अल्लाह माफ़ करे हमारे में से शायद किसी की भी ना हो जिस तरह की वहाँ की उस पूरी कौम की है। तो इस चीज़ पे भी आप लोग अपना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और एनालाइज किया करें कि वो लोग किस किस्म की चीज़ दे रहे हैं। अच्छा, हमजा ने कहा है कि डू गिव अ ब्रीफ समरी अबाउट कश्मीरी रेजिस्टेंस टू द ऑडियंस, मोस्ट ऑफ देम हैव नो नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, मैं इस पे भी बात करता हूँ, लेकिन अगर अब किसी और को कोई सवाल है तो बेशक साथ साथ लिखते जाएं, अदरवाइज मैं फिर इसके ऊपर एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। कश्मीरी रेजिस्टेंस जो है, इसके ऊपर पहले तो मुझे हाथ खड़ा करके कोई बताया कि कश्मीरी रेजिस्टेंस को कितना किसने पढ़ा हुआ है, या अगर पढ़ा हुआ है तो कितना पढ़ा हुआ है। सिर्फ हाथ खड़ा करें पहले तो कि पढ़ा हुआ है किसी ने। किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। आप मैं देखिए ना, लैग तो देखे ना पहले। आप ये देखें कि अभी तक हमारी जो आवाम है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे सब वही लोग हैं जो सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन वी डोंट हैव सच डॉक्यूमेंट्रीज चैनल्स, वी डोंट हैव सच लिटरेचर आउट देयर जो हमें इक्विप्ड कर सके कि हमें एटलीस्ट यही बताओ कि पाकिस्तान की मौजूदा तारीख, पाकिस्तान के गुज़िश्ता तारीख, जो हमने अदवार गुजारे हैं उन सब में हम सब ने दिखाया क्या है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त, मतलब ये एक दिस इज अ वेरी पॉइंट, मुझे लगता है कुछ विंडोज ओपन होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो मुझे लगता है शायद यही वो वक्त अल्लाह ने चूज किया है कि अब हम इस तरफ आए कि हम सीखना शुरू करें कि असल में ये पाकिस्तान जो मुल्क हम फोन करते हैं, जिसको मदरलैंड बोलते हैं, असल में वो हमें मिला कैसे था, उसने कौन कौन से नशेबो फराज देखे। और अब हम सीखने की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अब ये नीड भी मुझे एक लगी है कि इंशाल्लाह अब ये कौम सीखेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, आप लोग फाइक ने सवाल किया है, सियालकोट के ऊपर बिल्कुल रूमर्स हैं, कुछ स्कर्मिशेस चल रही हैं, और आई होप के अल्लाह ताला ये रात खैरियत से गुजारवाए हमारे वहाँ के लोगों की। और इंडिया ऑब्वियसली इस वक्त बिल्कुल एक वॉर हिस्टेरिया के अंदर है, तो डेफिनेटली दे वुड वांट टू डू समथिंग, और वो लोग चाहेंगे कि वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इंशाल्लाह अभी तक अल्लाह ने उनको ह्यूमिलेट किया, आगे भी अल्लाह उनको ह्यूमिलेट करेगा। आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं फाइक, तो आप बताइए, या सवाल पूछना चाह रहे हैं।
जी, सोपोर के अंदर, बारामूला में और अखनौर में, तीनों जगहों के ऊपर ठीक ठाक सीन चल रहा है इस वक्त, ये आई कैन कंफर्म यू। और ठीक ठाक मामला चल रहा है। उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह ताला मैं होपफुली आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल चल रहा है सियालकोट में। अच्छा जी, कश्मीरी रेजिस्टेंस। कश्मीर का जो मसला है, ये आलम इस्लाम का मुसलमानों के सबसे जो करंट तनाज़ात हैं, यानी करंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1947। एक तो ये आप लोगों को पता है, जैसे फ़लस्तीन का इशू जो है वो 1948 से शुरू हुआ है। बट कश्मीर का जो तनाज़ा है वो 1947 से नहीं शुरू हुआ। कश्मीर का तनाज़ा इन एक्चुअल 1931 से शुरू हुआ है। तो 1931 से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95-96 साल हो चुके हैं कश्मीर के तनाज़े को, एक सेंचुरी होने को। और उस वक़्त से ये रेजिस्टेंस जारी है। और उस वक़्त से जो है वो कश्मीरी जो है अपनी जिद्दोजहद को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक लेजिटिमेसी मिल सके, ताकि वो अपनी आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें। जो डोगरा वाली बात है, उसके बाद काज़ आज़म ने कहा कि वो हमारी शाहरग है, ये तो वो चीज़ें जो कि आप लोगों ने अपने मुताला पाकिस्तान के अंदर या हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ी होंगी। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने गज़ा के बारे में आजकल जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, गज़ा के बारे में तो आप सब लोग ज़ाहिर है पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो क्या सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो गज़ा के अंदर आपको जो है वो हिट करती है, आके दिल को हिट करती है? Masjid al-Aqsa and the way Muslims, give a place them to stay there. अच्छा, ये These are राफेल the two things. इंडियन नेवी हैज एंटर्ड लाहौर। लाहौर में कौन सा समुंदर है जिसकी वजह से इंडियन नेवी वहां पे आ जाएगी? इंडिया ने इंडिया ने करवा दी है जी नेवी लाहौर में भी। इंडिया ने नेवी के जहाज लाहौर में भी दौड़ाए हैं, आपको पता है? हाँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या, मुझे तो उन्होंने, कल, खैर। अच्छा, पेशावर में भी समंदर बताया है उनके टीवी हाँ चैनल जी, हाँ जी, उन्होंने कि कोयटा में भी पेशावर के बताया, समंदर में लोग डूब गए हैं। उन्होंने कोयटा में भी बताया। तो बिल्कुल शहर बिल्कुल सही कह रही हैं कि चिल्ड्रन, जो लोगों को उन्होंने बम्बार्ड किया गजा के अंदर, हमने डिकेपिटेटेड यानी लोग, बच्चों के सर उड़ते हुए देखे हैं वहाँ पे, लिम्स उड़ते हुए देखे हैं, बच्चों को जिंदा जलते हुए देखा है। हमने ऐसे मनाजिर भी देखे हैं जिसमें बम फटा है और उसके अंदर लोग हवा में उड़ते हुए कई मंजिल ऊपर जाके नीचे गिरे हैं। और एक से बढ़कर एक जुल्म की दास्तान जो है वो हमने देखी है गजा के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर। और हमें समझ में आई है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड मीडिया के, जब इस किस्म के टायरेंट्स जो हैं वो जब हमला करते हैं तो वो क्या करते हैं इंसानियत के साथ, और बिलखसूस उन लोगों के साथ जो अल्लाह के मानने वाले हैं। वो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि ये आपके ऊपर बस असहाबुल अखदूद का जब वाक़या है उसके अंदर, और उसके अंदर बात होती है, तो वो कहते हैं ना कि ये क्यों इनको मारा गया, यानी क्यों इनको आग के उसके घड़े में धकेला गया था। तो उन्होंने कहा था कालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तकामू, कि वो जब कह दिया उन्होंने कि हमारा रब अल्लाह है, उसके बाद डट गए थे। इस जुर्म की पादाश के अंदर उनको जो है वो कत्ल किया गया था। और ये इतना बड़ा वाकया हुआ था कि जिसको फिर बाद में अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया। और ये एक तरह का एक पैटर्न, एक केस स्टडी अल्लाह ताला ने दी कि व्हेन एवर यू विल से दैट कालू, व्हेन एवर यू विल से कि मेरा रब अल्लाह है, कालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तकामू, उस पर आप डट जाएंगे तो आपका एडवर्सरी, आपका दुश्मन, जब भी उसको मौका मिलेगा वो आपके ऊपर इसी किस्म की चंगेजियत जो है उसका मुजाहरा करेगा। तो गज़ा का हमें याद है, और गज़ा की जब से शोहदा हमें मिले हैं तो तकरीबन 1 लाख के करीब शोहदा जो हैं वो हमें पता है कि हो चुके हैं। 1 लाख तो नहीं, कम है, लेकिन यह है कि राउंड फिगर चले हम उसको कर लेते हैं। सिर्फ 1947 से लेके अब तक कश्मीर के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा शोहदा हैं। और सिर्फ उधर वहाँ पर एक इलाका है जिसको कुनन पुशपुरा कहा जाता है। कुनन पुशपुरा, आप लोग जाइए, गूगल कीजिए, इसको लिख लीजिए अपने पास, इसको पढ़ें जाके। और कुनन पुशपुरा जो है वो, उसके अंदर एक रात में इंडियन फोर्सेस आई, और 3-4 गांव थे मेरा ख्याल है, और हर घर के अंदर जितनी भी खवातीन थी सबको उन्होंने रेप किया था एक रात के अंदर। आज भी उस इलाके के अंदर जब मीडिया और जर्नलिस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी और टूरिस्ट भी, तो उनकी वो खवातीन आज भी अपने दरवाजे पे बैठी हुई हैं और ट्रॉमाटाइज्ड हैं। आज भी, ये मैं आज से कोई 30 साल पहले का वाक़या बता रहा हूँ आपको। ये एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद
उससे पहले भी एक बहुत मशहूर वाक़या है कि वो अजान देने वाला वाक़या, जिसके अंदर वो अजान देते जा रहे थे और इंडियन डोगरा फोर्सेस उनको मारती जा रही थी, शहीद करती जा रही थी। दे वर लेटिंग देम कंप्लीट द अजान। लेकिन उससे भी पहले 47 में, उसके बाद 47 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए और आज़ाद हुए, तो जो जम्मू का इलाका है ये ज़ाहिर है इंडिया को उन्होंने हवाले कर दिया था, और उस बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को एक जिक पहुंची थी। जम्मू का जो इलाका है इस वक्त हिंदू डोमिनेंट है, ये आप लोगों को शायद मालूम हो या ना मालूम हो। जम्मू के इलाके के अंदर इससे पहले मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर थे, और इतना बड़ा मासकर हुआ था कि उस वक़्त के दौर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की फिगर मैं बता रहा हूँ आपको कि 2,37,000 मुसलमानों को एक हफ्ते के अंदर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया था। और जिन्होंने हिजरत की थी इस जेनोसाइड के दौरान वो अलग हैं। इतनी बड़ी मासकर हुआ था कि एक डेमोग्राफी पूरी चेंज, यानी अवाम जहाँ पे, इमेजिन करें ना कि आज पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और कल को इनके ऊपर कोई हमला, अल्लाह माफ़ करे, होता है, और 24 करोड़ मुसलमानों में से, चले हम कहते हैं 30 करोड़ 23 करोड़ मुसलमान होंगे, 23 करोड़ मुसलमानों को उन्होंने माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया था। कर दे तो कैसा लगेगा, यानी कितना बड़ा ये जुल्म। तो वहां पे जम्मू के अंदर ये वाकया हुआ था। उसके बाद 15 लाख के करीब आपकी जो शहादतें हुई जब व्हेन पीपल वर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये पूरा, इसके अंदर भी तनाज़ा जो कश्मीर का है इसका बहुत बड़ा हाथ है। फिर आपके यहाँ से तकरीबन कोई 23 से 25 हज़ार के करीब नौजवान हैं जो कश्मीर में जाके शहीद हुए हैं। कश्मीर में अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, कब्रें हैं अनमार्क्ड। अनमार्क्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर नाम नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो पाकिस्तानी शोधा के हैं जो यहाँ से गए थे और अपनी जान उन्होंने वहाँ पे जाके लगा दी कि वो कश्मीरियों को उनकी आज़ादी के अंदर रेजिस्टेंस में मदद कर सकें। तो नाम नहीं उनका लिखा जा सकता, उनके कवायफ नहीं लिखे जा सकते, वो अनमार्क्ड हैं, वो बस अल्लाह के रास्ते में गए और शहीद हो गए। और इस तरह के 25 हज़ार के करीब शोहदा वहाँ पे दफन है, कश्मीरी उसके अलावा हैं। और फिर हमें यहाँ पे ज़रा सी मुसीबत पड़ जाती है, हमारे किसी लीडर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, या हमारे कुछ घरों के ऊपर रेड होता है, और हम कहते हैं जी कि हमें देखो कश्मीर बना दिया इन्होंने, हमें देखो इन्होंने फ़लस्तीन बना दिया। जस्ट इमेजिन कि आप लोग किन के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। और वो लोग फिर क्या करते हैं जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा होता है कि उनका एक लीडर उठ के कहता है कि इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम के मामले पे, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। ये कश्मीर के, एन कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पे खड़े होकर वो ये बात करते हैं। और जितने उनके फिर शोहदा होते हैं उनको वो किसी और झंडे में नहीं, इंडियन फोर्सेस के डिफाइंस में पाकिस्तानी झंडे के अंदर लपेट के दफन करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो कश्मीर की रेजिस्टेंस को पढ़ना, कश्मीर की लॉयल्टी, हमारे यहाँ ना बातें फैलाई जाती हैं कि कश्मीर जो है वो कश्मीरी लॉयल नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। अंदर का जो कश्मीरी है उससे पूछें वो पाकिस्तान के साथ कितना लॉयल है। मुझे याद है मेरे कश्मीरी दोस्त था श्रीनगर से, सो ही वाज स्टडिंग ओवर हेयर, और उनकी वालदा पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रही थी, तो वी हैड टू गो टू लाहौर स्टेशन, ये जो आपका है, और वहाँ पे हमें उनको रिसीव करना था। शी वाज कमिंग फ्रॉम, वो जो ट्रेन आती थी इंडिया से। सो व्हेन शी केम आउट ऑफ द ट्रेन, ये मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ आपको, व्हेन शी केम आउट एंड शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, वो पाकिस्तान पहली दफ़ा आई थी। जैसे ही वो बाहर निकली हैं वो सजदे में गिर गई स्टेशन पे। तो मैंने उनको उठाया, मैंने मेरे को ये तो गंदी जगह है। आप कहती है नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान तुम लोगों को नहीं मालूम लेकिन हमारे लिए मस्जिद की तरह। सो हम लोगों को एहसास ही नहीं है कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, चाहे वो जिस भी हालत में हमें तक मिली है, वो कितनी बड़ी नेमत है। और जो लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं कश्मीर के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर, और जिनके चीथड़े उड़ रहे हैं, जिनकी अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, जिनकी हाफ विडोज हैं, हाफ विडोज का कॉन्सेप्ट कश्मीर से निकला है। एक पूरी फुल विडो होती है ना, हाफ विडो का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कश्मीर से हुआ है। नहीं पता तो सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पता। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि हमारा डिस्कनेक्ट कितना ज़्यादा है, और हमें किस तरीके से हमारे दुश्मन ने जो है नैरेटिव के थ्रू बिल्कुल डिटैच कर दिया अपने इन बड़े बड़े कॉजेज से। तो 92 के अंदर जब कश्मीरियों ने पूरी कोशिश करके देख ली कि सियासी एतबार से हम कोशिश करके करें इसको, हल करें, जब नहीं हुआ तो फिर 92 में कश्मीरी रेजिस्टेंस जो है वो फिर वायलेंस की तरफ गई, यानी उधर वहाँ पे जिहाद शुरू हुआ।
और फिर पाकिस्तान से और फिर कुछ कश्मीरी अंदर से उन्होंने मिलके वहाँ पे जिहाद शुरू किया। पाकिस्तान की जितनी भी जंगें हैं स्वाय 71 के, अगर तो वैसे मैं 71 को भी देखूं तो वो भी इन अ वे उसी तरह है, लेकिन चले 71 को हम निकाल दें, बाकी जितनी भी जंगें हैं वो कश्मीर के पीछे लड़ी गई हैं। कश्मीर पाकिस्तान का वाइटल इंटरेस्ट है। वाइटल से मुराद ये है कि वाइटल इंटरेस्ट उसको कहा जाता है आईआर की जुबान के अंदर जो जिसके पीछे कौमें जंगों पे जाती है। जैसे अभी हमने पानी को भी अपना वाइटल इंटरेस्ट कहा है कि जब आपने हमारा पानी बंद किया है तब हम आपका सांस बंद करेंगे। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारा कश्मीर से, उसके खत्ते से स्ट्रेटेजिकली तो जो रिश्ता सो है, लेकिन हमारा आइडियोलॉजिकली उनसे क्या रिश्ता है और उनका हमसे कितना गहरा रिश्ता है। दुनिया में कोई ऐसा खत्ता मुझे दिखाएं जहां पर नौजवान इतना आप लोगों ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के नौजवान हैं ना, उनसे आप लोगों ने इंटरेक्शन नहीं किया हुआ, इंतहाई पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअली इंतहाई स्ट्रांग है। वो अपने मन्नान था, मन्नान शहीद, ही वॉज अ पीएचडी, डॉक्टरेट, और उसने अपने आप को शहीद करवा लिया सिर्फ इस वजह से कि मैं जाके इसको वो करूं। सो आई बिल्कुल आई विल सजेस्ट यू सम वेरी क्रेडिबल सोर्सेज ऑन कश्मीर। और आप पढ़ेंगे और आप लोग कहेंगे यार हम लोग इतना ओब्लिवियन थे इस पूरी तहरीक से। दुनिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहली पहली जो मुजाहिदीन की तहरीक खड़ी हुई थी, जिसको तहरीकुल मुजाहिदीन कहा जाता है, जो कि शाह इस्माइल शहीद और शहीद सैयद अहमद शहीद ने खड़ी की थी, जो कि मुंतहिज हुई थी फिर हमारे नज़र में, जिनको हमें जो पढ़ाया जाता है 1857 की जंग आज़ादी पे, वो उसके बाद भी चलती रही है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद भी तहरीकुल मुजाहिदीन चलती रही, और उसके जो 1930 से लेकर 1940 तक, बल्कि आगे 50 तक जो अमीर थे, मौलवी फजल अलाई वजीराबादी, वो मेरे गांव के थे, मैं वजीराबाद से हूँ, तो वजीराबाद के वो से उनका ताल्लुक था। ही वॉज अ वेरी क्लोज एडी ऑफ कायद आजम। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ऑन बिहेस्ट ऑफ कायद आजम इवन मेट विद मैसोलिनी। और उस शख्स ने कश्मीर जिहाद के ऊपर, क्योंकि वो आलिम भी थे, पहला पहला किताबचा लिखा था, पहली बुक लिखी थी कि जो फर्जियत है जिहाद कश्मीर की वो क्यों है और किस लिए शरिया के पर्सपेक्टिव से। वो आई वुड सजेस्ट कि वो आप लोग ज़रूर कहीं से ढूंढ के पढ़ें। वो लाहौर में, बल्कि आप लोगों को मिल भी जाएगी लाहौर में, कुछ कुतुब खानों के अंदर, उर्दू बाजार के अंदर अभी भी मिलती है। मौलवी फजल अल हैदराबादी, फर्जियत जिहाद कश्मीर, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी हुई है। इसके अलावा वो बहुत क्लोज दोस्त थे अलामा असद के। अलामा असद कौन थे? पहले पाकिस्तानी सिटीजन, ये आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। पहले पाकिस्तानी सिटीजन जो थे, जिनको पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू हुआ था, दैट वाज अलामा असद। अलामा असद जो है वो ज्यू थे, यहूदी थे पहले, और पॉलिश ज्यू थे। वहां से मुसलमान हुए थे। दुनिया में जो तीन बड़े कुरान के तर्जमा जाते हैं अंग्रेजी में, उनमें से एक अलामा असद का है। तो ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी सिटीजन एज वेल। उनकी बुक है द रोड टू मक्का, और उसके अलावा तीन चार उनकी और बड़ी अच्छी अच्छी किताबें, बल्कि पांच छह किताबें हैं। वो आप सबको जिनको शौक है इस तरह की चीज़ें पढ़ने का, वो ज़रूर पढ़ें। उनको भी कायद आज़म ने अपॉइंट किया था कि वो एक इदारा बनाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के खदोखाल में ढाला जा सके। जब लियाकत अली खान आए और कायद आज़म फौत हो गए, तो उसके बाद फिर जो है वो उनको भी यूएन का मंदूब बना के भेज दिया गया और साइड लाइन कर दिया गया। ये पाकिस्तान की खैर एक दूसरी तरफ की तारीख है, डार्क तारीख है, जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो ये दो भी बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लामा असद और मौलवी फजल हैदराबादी साहब। और इन लोगों का कश्मीर की तहरीक के अंदर फिर जो काम है, फिर उधर से जो तहरीक होते होते पहुंच गई जो 92 के अंदर, फिर वहां से दोबारा शुरू हुई, और जिस तरीके से रेजिस्टेंस की है, ऐसे ऐसे मार्के हैं, ऐसी ऐसी बातें जो आप लोगों ने शायद पढ़ी भी नहीं होंगी। मेरे अपने तीन दोस्त हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर, आई वॉज, एक लड़का था, उसका उसकी जो कुनियत थी, उसका जो सूडो नेम जिसको कहा जाता है, सूडो नेम जो था वो सलाहुद्दीन था, सलाहुद्दीन अयूबी के नाम पे। सो उसने एक दफ़ा श्रीनगर एयरपोर्ट जिसकी अभी हम बातें सुन रहे हैं, वो वहाँ पे जाके तीन लड़कों के साथ उसने रेड किया था, और उसने 3 दिन तक इंडियन आर्मी वहाँ पे उसको बैठ के, ये 97 98 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अखनौर उनका एक तरह से कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ घुस के तीन लड़कों ने पाकिस्तानी, उन्होंने कश्मीरियों को के साथ मिलके वहाँ पे ठीक ठाक 99 की बात है ये, 3 दिन तक इंडियन फोर्सेस जो है उनसे लड़ती रही, इन तीन लड़कों से। तो एक के बाद एक चीज़ है, वो खैर बहुत डिटेल्स हैं इसकी, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को सोर्सेज दूंगा, वो उसको आप बुक्स को और सोर्सेज को ज़रूर पढ़िएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला
इस पे एक एक हैरत शायद झटका लगेगा कि आप लोग जो है वो कितनी बड़ी चीज़ जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, आपने लिखा दे तबका वजह फॉर द खुद मुख्तार कश्मीरी को कॉल आज़ाद कश्मीर POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसे हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो इंडियंस कहते हैं। तो POK इस्तेमाल करने के बाद हम AJ के इस्तेमाल करते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, who created that could disconnect the onus of keeping this narrative relevant and current on our think tanks and intelligentsia? It was the slogan of सबसे पहले पाकिस्तान that made me question Kashmir question. It implied that even Kashmir is dispensable. Please do elaborate. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने तारीख का एक वर्क पलटा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब ये नारा लगाया गया सबसे पहले पाकिस्तान का, तो ओकेजनली ये आपको नारा बड़ा अच्छा लगता है। टैक्टिकल एंड के ऊपर ये नारा जो है आपको सपोर्ट भी करता है, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री वाइज आप लोगों को पाकिस्तान को बचाना था, क्योंकि बहुत बड़ा हाथी आपके सामने आ रहा था जिससे आपको बचना था, दैट इज अमेरिका एंड नाटो। और उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के हमें ये कहा गया जी कि बाकी जगहों के ऊपर जो भी मुसलमानों के कॉजेज हैं उनके साथ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, वगैरह वगैरह। उसमें कश्मीर को भी अपेरेंटली इसी तरीके से बैकफुट पे डाला गया। लेकिन ये तारीख पूरी नहीं है। मुशर्रफ ने जब कू किया था, मुशर्रफ के कू के 98 में उसने कू किया था, आई थिंक 99 में। और अ, उसके अगले साल जो फरवरी आया था उसके कू के, क्योंकि अक्टूबर में उसने कू किया था, तो फरवरी 5 को जब हम मनाते हैं सॉलिडारिटी डे, तो ही वेंट ऑन टू कोहाला ब्रिज। इट्स स्टिल ऑन द रिकॉर्ड, आप उस पे जाके देख सकते हैं, गूगल वगैरह पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। एंड ही वेंट इनटू अ कॉम्बैट शूट, ही वाज फ्रॉम द कमांडो SSG उसमें से। तो वो अपना को कोहाला ब्रिज के ऊपर वो खड़ा हुआ और उसने उस वक्त कहा कि दुनिया को जिहाद और दहशतगर्दी में फ़र्क करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर खैर 9/11 हो गया, और 9/11 के बाद दूसरी तीसरी डिफरेंट चीज़ें होती चली गई, और फिर सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लग गया। मुशर्रफ की जो सबसे बड़ी खामी थी वो उसका लिबरल होना था। मैं खामी इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों ने उसको घेर लिया था जो कि उस आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर कश्मीर के जिहाद को ब्रैकेट करवाने में मुशर्रफ ने तो नहीं किया था, लेकिन उसकी पॉलिसी मेकर्स और बाकी सारे जो थे वो कश्मीर के जिहाद को बाकी जो टेररिज्म हो रही थी उससे उन्होंने ब्रैकेट करने में कामयाबी करवा दी थी। और इंटरनेशनल मीडिया जो कश्मीर के ऊपर और कश्मीर के जिहाद के ऊपर जो उन्होंने बम्बारमेंट की थी उसके आगे उन्होंने कोई बंद नहीं बांधा था। सो ये एक पूरी हिस्ट्री है जिसके अंदर टैक्टिकल सीच जब हुआ था कश्मीर के अंदर तो उसका एक हमें फायर बैक आया। उसके बाद कश्मीरियों को जिस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अबंडन करना शुरू किया, उसका फायर बैक है। लेकिन आप देखें, आपकी रियासत ने, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो क्यानी हो, चाहे उसके बाद राहिल शरीफ हो, चाहे उसके बाद ये बाजवा हो, बाजवा और फैज़ का मैं आपको बताऊंगा बल्कि, और उसके बाद फिर अभी ये वाले जो हजरात अभी मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आपको भी बताया कि हाफिज अब्दुल रऊफ को और उनकी जमात को बैठ के डिफेंड किया इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए थी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय उसमें कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप एक ऐसी जमात को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के जिसके ऊपर पूरी दुनिया से एक प्रेशर है जी कि ये कोई टेररिज्म की जमात है। सो दिस शोज योर पॉलिसी शिफ्ट, नंबर 1। नंबर 2, ना मुशर्रफ ने गिव अप किया इन लोगों के ऊपर। मसूद अजहर मुशर्रफ के दौर में इधर ही थे, हाफिज सईद साहब इधर ही थे, सैयद सलाउद्दीन साहब से मैंने खुद जाके 2 दफ़ा मुलाकातें की, हाफिज सईद साहब से तो मैंने बहुत सारी मुलाकातें की हैं, मसूद अजहर साहब से भी मैं मिला हूँ, इन्हीं दिनों में मिला हूँ। और सो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। कमी, कोताही और कमज़ोरी ज़रूर रही है रियासत की, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से कश्मीर के कॉज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और फिर आगे बाजवा डॉक्टर हैं, अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि किसने क्या घिनौना किरदार अदा किया है कश्मीर के हवाले से, और किस तरीके से कश्मीर को जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कश्मीर के शोधा को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो उनकी पकड़ तो जो होगी सो होगी अल्लाह के यहाँ। लेकिन यह है कि आप को नज़र आएगा, तारीख जब तारीख लिखी जाती है ना, मौरख जो होता है वो बड़ा रुथलेस होता है। और ये जो कहा जाता है ना तारीख फाते लिखता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मौरख की अपनी तारीख होती है, जो ऑब्जेक्टिव मौरख होता है और वो पूरी तारीख लिखता है, तो बताएगा कि कश्मीर के कॉज के साथ किसने क्या खिलवाड़ किया था। सो इट वाज नॉट मुशर्रफ की मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि उसकी मेथडोलॉजी शायद गलत थी और उसके से हम वीकनेस की तरफ चले गए थे। बट ही वाज इंटेंटली, ही वाज नेवर अगेंस्ट कश्मीरी रेजिस्टेंस।
आप उसके उस वक्त के बयानात उठा के पढ़े, ही एक्चुअली डिफेंडेड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस इवन इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। ये याद रखिएगा। आप लोगों ने मुझे, आप लोग तो छोटे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की उम्र क्या है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोग अभी उस दौर में शायद बहुत छोटे होंगे, तो मैं तो आई लिव्ड दैट एरा। तो वी यूज टू सी कि वो किस तरीके से इंडिया के अंदर आगरा में बैठ के, बाहर अमेरिकन थिंक टैंक्स के साथ बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को, और उस जमाने में बहुत बड़ी जंग चल रही थी यहाँ पे, फोकस पूरा पाकिस्तान के ऊपर था, और वो एक डिसेप्टिव वॉर भी खेल रहा था अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के अंदर। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता। और इसमें वो भी एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान ने क्यों नाटो को और इनको कहा था कि ठीक है जी आप हमारे रास्ते से चले जाएं। जब अमेरिकन ने ये डिसाइड किया, और ये मैं आपको इंडियन मीडिया कोट करने लगा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग जो हमारी तरफ से है। जब अमेरिकन ने ये डिसाइड किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आज भी आपको ये मिल जाएगा, उन्होंने ये डिसाइड किया जी कि हम यहाँ पे आएंगे, अफगानिस्तान में इन्वेट करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आईएसआई के चीफ भी गए 2-3 दफ़ा मुल्ला उमर से मिलने, लेकिन वो नहीं माने। वो एक अलग कहानी है। वो उसके लिए आप मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो जामे रशीद के मुफ्ती हैं सक़त, उनके 2 पॉडकास्ट हैं, वो लाजमी सुने आप सब लोग जाकर, लाजमी। और उन्होंने आपको उसमें आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन था, हम थे या तालिबान थे, हम थे, अलकायदा थी। तो यू विल फाइंड आउट। और ये एक्चुअल वो उन लोग, ये फ्रॉम हॉर्सेस माउथ वो वाले पॉडकास्ट हैं जिसके ऊपर इस वक्त सारे अफगानिस्तान के अंदर भी चीम बची हो रहेंगे यार, उन्होंने हमारा पोल खोल के रख दिया। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम नाम है उनका। I will और share, inshallah, after the session. I will share the links in there. अच्छा, उन्होंने उसके बाद जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाली मैं बात बताने लगा हूँ, उन्होंने क्या किया कि मुशर्रफ से भी पहले, ये जो कहते हैं ना कि जी एक फ़ोन कॉल के ऊपर पाकिस्तानी ढेर हो गए थे, और कॉलन पॉल की एक कॉल आई थी और पाकिस्तानी अड्डे दे दिए थे वगैरह वगैरह। इंडिया ऑफर्ड इनको अमेरिकन को जी कि आप श्रीनगर के अंदर आके बूट्स ऑन ग्राउंड्स लें। अमेरिकन को इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ज़रा इमेजिन करें कि अगर अमेरिकन पूरे अपने बेसिस और अपने अड्डे श्रीनगर में बना लेता, तो क्या आज श्रीनगर और कश्मीर के लिए आप लड़ सकते? और इंडिया ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा आप अफगानिस्तान को डील कीजिएगा एंड लेट लीव पाकिस्तान टू अस। एंड बेस्ड अपॉन दैट फिर मुशर्रफ ने कहा कि नहीं, हम आप ना हमारे रास्ते से चलें, एंड देन मुशर्रफ केप्ट द एनिमी क्लोज। और फिर उसके बाद मुशर्रफ ने फिर उस एनिमी के साथ जो किया सो किया, वो एक अलग कहानी है, वो पूरी एक तारीख है रेजिस्टेंस की। सो तारीख को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पूरे मैंने हमेशा कहा कि इसको कलेक्टिवली पढ़ें, पॉलिटिकल रेटोरिक्स के थ्रू आपने तारीख को नहीं पढ़ना। ठीक है जी। अच्छा जेपीआर। सलमान भाई, ये एक हाँ, एक और चीज भी आती है ना कि जब हम बात करते हैं ना मुशर्रफ दौर की, तो बहुत सारी चीजें साथ आती हैं। लेकिन हम लोग वो जितना टाइम फ्रेम था ना, वो जो हमारे 28 मई का जो अटैक था, उससे लेकर ऑनवर्ड्स 9/11, फिर 2005 का अर्थक्वेक, फिर उसके बाद आने वाली पाकिस्तान और ये जो अफगानिस्तान वॉर, और फिर ड्रोन अटैक्स, और ये जो पूरा एक हिस्ट्री चली गई है ना हमारी पूरी, हम लोग उसको बड़ा 2 लाइनों में समराइज करते हैं। फलां बंदा ने सही किया, वो सही था, वो गलत था। मतलब हमें ना सिर्फ सिंगल लाइन आंसर चाहिए होता है, या तो हमें ब्लैक चाहिए या व्हाइट चाहिए। वी हाँ, आर अनेबल टू सी द होल तस्वीरें जो होती हैं पर्सपेक्टिव ना, के चल क्या रहा है। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी की कि अल हर्बुल खुदा, कि जो जंग है ये डिसेप्शन का नाम है। जंग ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो जंग होती है, ये हमेशा धोखे, खुदा धोखे को खा जाता है। तो ये धोखे का नाम है। इट्स ऑलवेज अबाउट डिसेप्शन। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। नुइम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, अंसारी साहबी थे, मदीना से थे, और मुसलमान हो चुके थे, लेकिन जंग खंदक तक, जब जंग खंदक हो रही थी जिसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है, उस वक़्त तक उन्होंने अपने इस्लाम को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। सो व्हाट ही डिड इज, और उनके यहूदियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और उनके कुरैशियों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, एंड बोथ ऑफ देम डिडंट नो कि ये मुसलमान हो चुके हैं। सो ही केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, और मैं जो है ना, ये रहीकुल मखतूम के अंदर पूरा वाक़या तफसील के साथ लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहूदियों और कुरैशियों, क्योंकि उस वक्त उनका अलायंस हो चुका था पीछे से, और मुसलमान बहुत परेशान थे कि इनका अलायंस अगर हो गया तो ये तो हमें
मल्टी डायमेंशनल जंग लड़नी पड़ेगी और शायद हम अल्लाह ना करे वाइप आउट ही ना हो जाए। तो मुनाफिकीन भी अपना किरदार अदा कर रहे थे मुसलमानों को, जिस तरह आजकल मुनाफिकीन आप लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक़्त भी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपके मुतल्लिक यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इन दोनों के सामने कुछ ऐसी बातें कहूँगा जो कि नाजेबा हैं, अच्छी नहीं है। तो लेकिन उससे ये होगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और मैं इनके दरमियान फूट डलवाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इजाज़त दे दी। वो गए, उन्होंने यहूदियों के पास जाके पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नामुनासिब बातें की ताकि उनका ट्रस्ट जीत सकें। इमेजिन, आज कोई ये कर सकता है? कोई सोच भी सकता है कि एक जंगी स्ट्रेटेजी के तौर पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आप किसी के सामने जाके कोई बात कर सकेंगे? फतवे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सर तन से जुदा होगा कि नहीं होगा? फौरन। लबैक लबैक होगा कि नहीं होगा? सो इमेजिन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इजाजत दे रहे हैं कि ठीक है यार तुम जाओ, और पढ़िएगा उसके अंदर कि वो किस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की थी। और उसके बाद फिर वो जब यहूदिया ने ये कहा कि, और उन्होंने क्या कहा था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैशियों का अलायंस हो चुका है, ये तुम लोगों को पकड़ के मारेंगे। फूट ये दलवाई थी उन्होंने। वहां से वो निकले कुरैशियों के पास, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों का जो है वो अलायंस हो चुका है, ये दोनों मिलकर अब तुम्हें मारने वाले हैं। और उससे उनके दिल खट्टे हो गए थे। जब उनके दिल खट्टे हो गए उसके बाद अल्लाह ताला ने आंधी भेजी। ऑलरेडी वो डिमोरलाइज हुए थे, आंधी के बाद वो बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो गए, जिसके बाद फिर वो ले इलाफिल कुरैश जो सूरत है उसके अंदर उसका तस्करा भी है। और उसके बाद फिर उनकी वो आंधियों से जब वो उखड़ गई हवा तो वो उठ के चले गए। अबू सुफियान ने फिर कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग फिर अपना अपना देख लो जो करना है। सो उसके अंदर कितनी बड़ी एक वॉर स्ट्रेटेजी थी, धोखे की, डिसेप्शन की, जिसने बेसिकली उनके दिल पहले से डिमोरलाइज कर दिए थे, उखाड़ दिए थे। उसके बाद फिर अल्लाह के जब लश्कर आए तो वो फिर उठ के वहां से भाग गए। सो इस चीज को जो है वो आप लोगों ने सामने रखना है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो जंग होती है वो आसान काम नहीं है। इट्स नॉट पॉलिटिक्स, एवरीडे पॉलिटिक्स जो कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं। जंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें आप फतह और नुसरत वाला मामला भी होता है और हजीमत और शिकस्त वाला मामला भी होता है, और अल्लाह ताला हमें हजीमत और शिकस्त से बचाए। अच्छा जी, आपने कहा है कि हाउ मच इज़ द चांसेस ऑफ वॉर एज पर करंट सिनेरियो, और उससे ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर सिविलियंस एट दिस स्टेज। सिविलियंस के लिए तो ऑब्वियसली जो है वो हम लोग जो बात करते हैं वो यही है कि आप लोग, जो मैंने कल भी कही थी, कि मुसलसल अपने दुश्मन के ऊपर नज़र रखें, उन लोगों को फॉलो करें जो कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अवॉइड करें फ्रेंजी से। और अब तो आज की गुफ्तगू के बाद मैं आपको एक और भी बात कहूँगा कि अपनी तारीख को पढ़ें पूरे तरीके से, उन तहारीक को पढ़ें जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान वजूद में आया था, और उन तहरीक को पढ़ें जिसकी बुनियाद की वजह पर पाकिस्तान के अंदर एक रेजिस्टेंस और रेजिलियंस का फैक्टर मौजूद है। और वो तहरीक जो वो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर की है, उसकी वजह से आपके अंदर ये रेजिलियंस का फैक्टर है, उसकी वजह से आपकी फौज जो है वो खड़ी होती है, उसकी वजह से आपने न्यूक्लियर्स बनाए हैं, उसकी वजह से आपने सारा आर्सनल का इकट्ठा किया हुआ है। जिस मकसद के लिए आपने सब कुछ किया हुआ है, जिस खत्ते की बुनियाद लड़ाई के लिए आपने सब कुछ किया हुआ है, उसी खत्ते के बारे में हमें नहीं मालूम। तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ें और उसको ज़रूर जांचें और समझें और जानें। और और एक चीज, जी जी, बोलिए। मैं बताना चाहती थी सलमान भाई कि इस चीज को हमें डिस्कस भी करना चाहिए और आप उसको शेयर भी किया कि जब हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं ना गजा से, और हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं कश्मीर से, मतलब इन्हीं दिनों में भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ जो है इस किस्म की पोस्ट वगैरह आ रही होती है कि अच्छा ऐसा ही है और गलत है और सब ऐसा। तो एक चीज हमेशा माइंड में आती है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है। मतलब आपको हरम में भी इजाजत नहीं दी जाती कि आप फलस्तीन के झंडे के साथ उम्रा अटेंड करें। आपको यूएई में परमिशन नहीं होती अपनी गाड़ी के पीछे आप फलस्तीन का झंडा लगा। आपको किसी इस्लामिक मुल्क में इस तरह से गजा के लिए ना डोनेशन कॉल करने की परमिशन होती है, ना आपको तहरीक निकालने की कोई परमिशन होती है। बल्कि पाकिस्तान, और आज बल्कि जो आज स्ट्रेटजी शिफ्ट भी कह रहे थे, आज ये चीज हमें बहुत ओपनली देखने को मिली पार्लियामेंट हाउस में भी, हमें बहुत ओपनली देखने को मिली डीजीआईएस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। और हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई वो किला बनने की सलाहियत रखता भी है, वो अथॉरिटी रखता भी है, और यहाँ के लोगों को अब खुद को समेटना होगा। क्योंकि अगर हम यूं ही इंतशार में पड़े रहेंगे ना और हम बिखरे रहेंगे, तो वो जो किसान और उसके चार बेटे और लकड़ियों की कहानी है ना, वो यकीनी तौर पे सही कहानी नजर आ रही है।
अच्छा, एक तो ये कि आप हिस्ट्री की बुक्स का पूछ रहे हैं, तो एक है क्रॉस सोर्स शुजा, उनकी है, आई थिंक शुजा ही नाम है उनका, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा। ये जो हमारे एक आर्मी चीफ थे उनके भाई हैं, तो वो ज़रूर पढ़ें आप लोग। उसके अंदर पाकिस्तान की कुछ डार्क हिस्ट्री भी है और पाकिस्तान की कुछ बेहतर हिस्ट्री भी है। स्पेशली पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर आप बहुत कुछ उसके अंदर पढ़ सकेंगे। इसके अलावा आप जो है प्रॉपर, अगर आप कहेंगे हिस्ट्री की बुक पाकिस्तान के ऊपर, जैसे वो के अजीज साहब ने मर्डर ऑफ हिस्ट्री लिखी हुई है, आई वांट रिकमेंड दैट। वो एक्चुअली उन्होंने हिस्ट्री का ही मर्डर किया हुआ उसके अंदर। तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे दूंगा और आप उसके अंदर से फिर उठा के पढ़ सकते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है। तो ये मेरा ख्याल है कि वो जब आप पढ़ेंगे उसके साथ साथ एक कश्मीर के ऊपर मैं आपको एक लिस्ट दूंगा। आज़ाद ईसा एक बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें, कश्मीरी राइटर हैं। और स्पेशली जॉनिज़्म और हिंदुत्व को जिस तरीके से उन्होंने कंपेयर करके उसके अंदर एनालिसिस करके चीज़ें लिखी हैं, वो पढ़ने के काबिल हैं। इसी तरीके से और भी कुछ कश्मीरी खुरम परवेज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और उनसे आपको पता चलेगा कि बेसिकली कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था और कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जी, कोई और क्वेश्चन है inshallah. तो बताइए। So I think it's good for today. We already took your time. Sida officer land, he actually landed into our, Zoom meeting for us. So Barakallah, Peak Salman Bhai for giving us again the time. We will keep, asking you to come us, to us and, share some nuggets of learning and understanding and the thought process which we need. मुझे लगता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि गार्डनर का काम जो है वो बाग की बागबानी करना होता है, इस तरह जो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी खराफात होती है ना, हमारे दिमाग में जो रोज की बहुत सारी इनपुट होती है, उसको भी फ्रेम करना और उसकी भी काट छांट करना, उसमें से भी सही चीजों को अलग करना, खराब चीजों को बाहर निकालना, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोई हमें जो है वो ग्रो करे, हमें हेल्प करे कि हम सोचने का भी एक हमारा पस मंजर जो है वो ठीक हो। विद दैट इंशाल्लाह, if anyone has any question you guys can ask। उसके अलावा ये कि we will meet you guys इंशाल्लाह next week और वीकेंड पे भी, let's see। तो द मेन थिंग इज के आप लोगों के लिए ये करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस वक्त इस कौम को आपकी जरूरत है। अगर आज हम में से एक एक फर्द तैयार नहीं होगा, हम बिल्कुल झाग बनते जाएंगे। हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है। हमारे पास सोचने के लिए वो जो कोकोनट जिसको मैं कहती हूँ हम यूज नहीं करते, हमारे पास है नहीं, होता है तो हम उसको यूटिलाइज नहीं करना पसंद करते। So there are so many things which we can, where we can help and assist and facilitate. Baki Salman, they will share the book names and list with me. Inshallah, I will share in the group as well. और सलमान भाई कोई लास्ट हमें आगे के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर मैंने पहले भी बात कही है और अभी जाते हुए भी मैं कहूँगा, वो ये है कि जंग, एक तो इससे ज़ाहिर है, मैंने जैसे कल भी कहा था कि उससे हमें पनाह मांगनी चाहिए, उसकी तलब नहीं करनी चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। लेकिन अगर मुसल्लत कर दी जाए तो उस पर खड़े होना चाहिए, सब्र और इस्तिकामत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ये बात करनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसको डिलीवर कर सकते हैं। सो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हाउ मच इज द चांसेस ऑफ वॉर, एज पर वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देर इज अ वॉर गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर लास्ट 4 days। उससे पहले भी वॉर स्टेज तो उससे पहले थे, लेकिन प्रॉपर वॉर शुरू, 5 जहाज गिरा दिए यार आपने। 70 दुनिया की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई है। और वॉर क्या होती है? आप रोजाना उनके बंदे मार रहे हैं, वो रोजाना आपके ऊपर ड्रोन्स फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमजा ने लिखा है कि जलालपुर के अंदर एक ड्रोन जो है, तो 78 ड्रोन हो गए, ऑलमोस्ट 78 ड्रोन्स यू हैव शॉट डाउन, और विद हार्ड सॉफ्ट किल। आप कश्मीर के अंदर उनके ऊपर जो है वो मामला एक पूरा कर रहे हैं। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो वॉर, यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इससे अंदाजा करें इस क्वेश्चन से कि अल्लाह का आप लोगों को लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए इस मामले के ऊपर। और 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको अपनी फौज से ज़रूर तनकीद करें उनके ऊपर, जो भी उनकी इल्ज़ एंड ऑड्स हैं, करप्शन है, पॉलिटिक्स के अंदर उनका कोई मामला है। बट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। You are so much peaceful right now in your homes,
कि बस एक छोटा सा आपको एक पैनिक है ना थोड़ा सा कि जी के वो ड्रोन आ रहे हैं, या उसको भी मैंने आज कहा है कि जिस तरीके से लॉरिये जो हैं वो जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं वो भी एक पूरा एक कहानी है। कि इमेजिन कि यू आर इन योर इन, आप इमेजिन करें गजा को, और वही दुश्मन, उसी तरह का दुश्मन, उसी तरह की माइट, उसी तरह की फायर पावर, उसी तरह का सब कुछ। और इमेजिन करें इधर इंडिया को, उसी उसी तरह की, उससे बड़ी बल्कि फोर्स है इसराइल से, उसके पास उससे ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, वही ड्रोन्स, वही जहाज, वही सब कुछ। और आप अपने घर में बैठ के आपको ये भी नहीं मालूम कि यू आर इन एक्चुअली, योर स्टेट इज एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें। और अ, आज मैं पढ़ रहा था, जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन सब ने ये कहा है कि जी कि इस वक्त इस जंग के अंदर स्टैंडिंग बिसाइड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली एन एक्ट ऑफ जिहाद। सो इस पे आप अल्लाह ताला की का बहुत शुक्र अदा किया करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को, जो अल्लाह ताला ने एक नुसरत दी है आप लोगों को, उसको आप लोग जो है वो कायम रख सकें। और अल्लाह ताला, एक मैं दो चीज़ें इसमें बताता हूँ। एक तो सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने एक, सूरह तौबा है या सूरह मोहम्मद में, मुझे अब सही तरह याद नहीं है, लेकिन उसमें हुनैन, गज़ा हुनैन के ऊपर अल्लाह ताला ने, सूरह तौबा ही है, सूरह तौबा ही के अंदर गज़ा हुनैन के ऊपर मुसलमान प्राइड में आ गए थे कि हमारी बहुत बड़ी जंगी ताकत है और हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। और इनिशियली उनको थोड़ी सी हजीमत का सामना करना पड़ा था, उसके बाद फिर दोबारा उनके कदम जमे थे, और फिर उन्होंने, और उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें उतारी थी कि तुम लोगों को जो अपनी नुसरत के ऊपर अपनी ताकत के ऊपर जो जरा गरूर आ गया था ना, तो मैंने तुम लोगों को बताया है कि नुसरत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। तो जो भी आपको नुसरत, फतह और जो भी चीज़ मिल रही है उसमें मुसलसल अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक बहुत छोटी कुव्वत के साथ एक इतने बड़े दुश्मन को, और उस दुश्मन के पीछे जो दुनिया के बड़े बड़े जाइंट्स खड़े हुए हैं, उनको जिस तरीके से आपने शॉक वेव्स दिए हैं, वो दिस इज मेरे पास आज एक मैसेज आया। जिन पायलट्स ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है ना, उनमें से दो पायलट्स के वो उस्ताद रहे हैं पीएफ के अंदर, बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं। और उन्होंने कहा जी कि इस वाकये के बाद, ये जो 5 जहाज हमने उनके गिराए हैं, पूरी दुनिया की जो इस वक्त मिलिट्रीज हैं और रियासतें हैं, वो अब इस डॉग फाइट को पढ़ रही हैं कि ये पाकिस्तान ने किया क्या है। और 27-28 साल के लड़कों ने, पायलट्स आपके 27-28 साल के होते हैं ना, पूरी दुनिया की वॉर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। ये आप लोगों को नहीं पता अभी इस बात का। ये इतनी बड़ी फतह दी है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को। ये सिर्फ भारत तक नहीं रही, अमेरिका, यूरोप, उनके जितने एलायद हैं, इसराइल, उनकी वॉर डॉक्ट्राइन इस वक्त शेक शेक हो गई हैं कि यार ये तो वॉर एयर डोमिनेंस में हमारी टेक्नोलॉजी को तो इन लड़कों ने उठा के पटक दिया बाहर। और चीनियों के आप इस वक्त जाके टिकटॉक को और उनको देखें ना जरा, तो वो छलांगे मार रहे हैं, वो क्योंकि खुश है। उनकी उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बैटल टेस्टेड नहीं थी। उन्होंने तो इस वक्त जो है ना उधम मचाया हुआ है कि जो है वो जेट ये मारा जो है इस वक्त, वो उनकी खुशी है, लेकिन हमारी खुशी क्या होनी चाहिए, और उस पर अल्लाह का शुक्र भी मुसलसल क्या होना चाहिए, और सजदा होना चाहिए, उसके ऊपर सजदा शुक्र होना चाहिए, और अल्लाह ताला से मुसलसल नुसरत की दुआ होनी चाहिए कि ये सब अल्लाह की वजह से। जो भी है, वमा रमाई था इज रमाई था वलाकिन अल्लाह रमा, के ना आप मारते हैं, आपने मारा, लेकिन आपने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सामने रखें। और आखिरी बात ये है कि आप जो अल्लाह की नुसरत और तायीद के बाद आप ये दुआ करें कि अल्लाह इसको कायम और दायम रखे, और इसको सोलिडिफाई करने की कोई हमें जो है वो बात करें। ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने सारा, ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। वो जो अल्लाह ने कहा ना, अइद्दुल्लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वत तुरहिबूना तुरहिबूना, यानी इरहाब जो है वो दहशत को कहा जाता है अरबी में। ठीक है, कि आप दहशत बिठाते हैं दुश्मन के दिल के अंदर। ठीक है, तो अल्लाह ने, आपने इस्तिताअत के मुताबिक तैयारी की ना, और तैयारी करके खड़े हुए थे, अपने घोड़े तैयार करके, देखें अल्लाह ताला ने कैसे दहशत, पूरा इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिसी मेकर, स्ट्रेटेजिस्ट, उनके एलाइज पीछे जो हैं, जिन्होंने उनको टेक्नोलॉजीज दी थी, वो सब के सब इस वक्त दहशत के अंदर हैं। आप वो आर्टिकल्स पढ़ें सीएनएन के राइटर्स के जाके इस वक्त, टीआरटी के, अल जजीरा के, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्ट्राइन, एयर वॉर डॉक्ट्राइन, के भाई एयर वॉरफेयर हैज चेंज्ड आफ्टर दिस डॉग फाइट। तो ये किसका कारनामा है? ठीक है, और अल्लाह ने किसके हाथों लिया ये कारनामा?
ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा हमेशा याद रखें, और फिर अगेन कि अल्लाह का मुसलसल शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला का मुसलसल जिक्र करते रहें इस जंग के अंदर। और अल्लाह ताला से दुआ करें, जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नहुरिम फी अल्लाहुम्मा नजलुका फी नहुरिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये जो हमारे ऊपर इन मुसल्लत ना हो जाएं ये सारे के सारे, मुसलसल ये दुआएं करते रहे, अल्लाहुम्मा फ़ीना हम बिहिम बिमा बिमा शिअता, कि इनको अल्लाह ताला काफ़ी हो जाए। हम लोग तो इस मामले में क्या है, हमारी औकात क्या है इस मामले में। तो इस चीज को सामने रखते हुए आपने रखना है। लेकिन दूसरी जो मैं आपको बात बताना चाहता था, गज़वा उहद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार बुलंद की और उन्होंने कहा कि कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। तो जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार हो और सहाबा आगे ना आए कि हमें मिल जाए। सब ने की, उसमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे, अली भी थे। तो रसूल ने वो तलवार पीछे कर ली, फिर दोबारा उठाई, फिर कहा कि कौन इसका हक अदा करेगा, और 3 दफ़ा ये किया। तीसरी दफ़ा अल्लाह के रसूल ने वो तलवार अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, अंसारी साहबी थे, उनको दे दी। ही वॉज फेमस फॉर हिज वॉरियर स्किल्स। और जब वो माथे पे लाल पट्टी बांध लेते थे तो उसके बाद ये होता था कि अब अबू दुजाना विल फाइट टिल डेथ। तो उन्होंने वो पट्टी बांधी, और उसके बाद जब दोनों सफ़ें बन गई दुश्मनों की और मुसलमानों की, तो वो सफ़ों के दरमियान दोनों की बड़े अकड़ अकड़ के चलना शुरू हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को ये चाल इंतहाई नापसंद है, तकब्बुर की चाल है ना, इंतहाई नापसंद है, लेकिन इस मौके पे नहीं। हाँ। इमेजिन, जिहाद का जो मामला है ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी इबादतों से। तो जहां आप अल्लाह के सामने सरबसजूद हों, अल्लाह की किबरियाई बयान करें, दुश्मन के सामने आपने अकड़ के खड़े होना है। आप लोगों को एक और आखिरी एग्जांपल देता हूँ, हज के ऊपर जो मुसलमान जाते हैं, और आपने देखा है कि हम अपना एक शोल्डर जो है वो जो मेल आपके हैं मेल्स, वो अपना एक शोल्डर उनको हुक्म है कि वो नंगा करके रखें। वो क्यों है आपको मालूम है? आप पढ़ें सीरा, और उसमें देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते हैं अपने सहाबा को, जब सुलह हुदैबिया हुआ था ना, उससे पहले जब जा रहे थे, तो हुक्म दिया अल्लाह के वसल्लम ने कि अपने शोल्डर्स को नंगा करो, ताकि दुश्मन को ये पता ना चले, या दुश्मन के दिल में ये बात नहीं कि तुम लोग कमजोर हो, तुम लोग उनको अपनी ताकत दिखाओ अपने बाजुओं की। इवन ड्यूरिंग हज यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ टू द एडवर्सरी। तो जिहाद का मामला, लड़ाई का मामला, ये बिल्कुल एक डिफरेंट है। अल्लाह के सामने अफसर सजूद होते हैं, और दुश्मन के सामने आप अकड़ के खड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं और अपनी सलमान बारकल्लाह फीक। और इस बात के काम पे एक बात और, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब मुसलमान काफिर के सामने चल के आ रहा होता है ना, तो वो अपनी चाल ढाल को स्ट्रॉन्ग करता है। वो दुपक के और अपने शाने जो है वो छुपा के और घुसा के नहीं आता, बल्कि उचका के और अपनी छाती को सीधा रख के और अपना सर सीधा रख के और अपनी चाल को मजबूत बना के काफिर के सामने चलता है। और ये चीज जब हम न्यूरो साइंस की रोशनी में देखते हैं तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, कि इफ यू वांट टू चेंज योर बायोकेमिस्ट्री यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी स्टेट। अगर आपकी अपनी स्टेट ही सही नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू हैव दैट माइंडसेट। और जब हम वॉर को देखते हैं और जब हम सुन्ना बेस्ड वॉर टैक्टिक्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और इस बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है। चाहे वो डंडों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंडा लेकर लोगों को लाइनें सीधा करना हो, या जो सहाबा कराम का चलना हो और एक के बाद दूसरे की मश्क हो, ये सारी चीजें आपकी बायोकेमिस्ट्री सेट करती हैं, कि आपका माइंड फ्रेम बनाती हैं, कि लुक एट द थिंग्स विद योर टू आईज। आपको जज्बात या भूचाल में आने की नहीं, बल्कि आपको आंखों में आंखें डाल के आपको उस तमाम मंजर को समझने की जरूरत होती है, और आप उसको ओन करते हैं। तो ओन योर सेल्फ, ओन योर कंट्री, ओन योर बिलीफ सिस्टम एंड ओन पाकिस्तान। दिस इज अ वेरी टाइम वी नीड to be here mentally, physically, emotionally, spiritually. And that the thing. Thank you so much, Salman bhai, for today again. Inshallah, we are going to see you soon, guys. Inshallah, again. We are looking forward to make sure कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर सकें एज ए पाकिस्तानी। हम जिस लेवल पे काम कर सकते हैं हम करें। हम घरों में बैठ के काम कर सकते हैं, हम आपके लिए ऑनलाइन अरेंज कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। वी ऑल ओवर हियर together for each other, inshallah. See you guys. Subhanakallah. wa bihamdika. Nashhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakistan. Zindabad. Assalamu alaikum.